आज इस फिल्म के जरिए सबको यह पता चल गया कि बिना कश्मीर के भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। यह उस बात की सफलता है। आज भारत का जो जितना ज्ञान है, जो नॉलेज है, हमारी जो मूल वैल्यूज हैं, वो मूलतः आप देखिए कश्मीर से ही वो ज्ञान की गंगा बहती है। और इसीलिए कश्मीर को सेंटर ऑफ नॉलेज बोला गया हमेशा। और ये भारतीयों ने नहीं, विश्व में चाइनीज लोगों ने लिखा है, उन्होंने भी नॉलेज सेंटर बोला है। रोमन एम्पायर ने भी उसको नॉलेज सेंटर बोला था। ईरान इराक में तो ये फेमस ही था कि वो नॉलेज सेंटर है। और ग्रीक लोगों ने भी बोला। सारा विश्व मानता था कि कश्मीर जो है वो भारत का एक नॉलेज सेंटर है, क्योंकि जितने ज्ञानी लोग हैं वहां जाके वहां पे अध्ययन करते थे, तपस्या करते थे। इसलिए शंकराचार्य भी तपस्या करने गए। ये शिव और सरस्वती की जमीन है। तो जो लोग कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, तो आप अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, आपके घर पे कोई कब्जा करके बैठ गया हो, तो सबसे पहला सवाल कोर्ट यही पूछेगा ना, भाई ओरिजिनल टाइटल किसका है। बात तो वहां से शुरू होगी। हमको उलझा दिया गया था कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 एक सिविलाइजेशनल नेशन जो है उसका तो एक बहुत छोटा सा एक साल है। भारत का निर्माण 1947 को नहीं हुआ। तो ये तो कोई भी एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये शिव और सरस्वती की जमीन है, या अभिनव गुप्ता की जमीन है, जहां उपनिषद लिखे गए वहां की जमीन है, जहां पतंजलि ने योग सूत्र लिखे वहां की जमीन है। ये तो नाट्यशास्त्र जहां भरत मुनि लिखा उसकी जमीन है, जहां पंचतंत्र लिखे गए उसकी जमीन है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद जो भी देखता है उसको कोई यह बहका नहीं सकता उस युवा को कि इसका ओरिजिनल टाइटल किसका है। ये उस हर युवा की जीत है, ये उसकी सक्सेस है, ये हम सबकी सक्सेस है। इसलिए सक्सेस को बांट के एक आदमी पे केंद्रित कर देना, ये बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स के साथ तो जायज है, मेरे साथ कृपया यह अन्याय ना करें। ये हम सबकी सफलता है, तो ये मेरे भाव हैं। जी थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2019 ताशकंद फाइल्स, 2022 कश्मीर फाइल्स, इन दो बिंदुओं के बीच में जो जर्नी था, कहीं पे एक पॉइंट आया होगा जब आपने कहा होगा कि यस दिस इज द स्टोरी आई वांट टू टेल, और ये मेरा इंस्पिरेशन है। ये थोड़ा सा हमें जरा जर्नी बताइए। ये 2019 नहीं, हमने 2018 में चालू कर दिया था। ताशकंद फाइल्स के रिलीज होने के काफी पहले ये शुरू हो गया था काम। और ये जब मुझे एक डॉक्टर सुरेंद्र कौल हैं अमेरिका में, कश्मीरी पंडित हैं, वो मुझे अचानक, जब एक डिवाइन फोर्सेस काम करती हैं तो वो अचानक मिल गए और उन्होंने मुझसे एक सवाल कहा कि भाई आप हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लोग देखते नहीं है, और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, कश्मीर पे फिल्म बनाना मतलब अपनी जान को सीधा दांव पे लगा देना है, तो ये कैसे करूं, यानी आप बताइए। तो उन्होंने बोला अगर विवेक जी आप भी ऐसा बोलेंगे तो फिर मतलब हमारे लिए कोई आशा नहीं है, देयर इज नो होप फॉर अस, ही सेड। और उसके बाद जब मैं अमेरिका से वापस आ रहा था फ्लाइट में, तो मेरे दिल में ये बात बहुत चुभी। लौट के जब मैं आया, मैंने पल्लवी से ये बात करी, उसके बारे में वो बताएंगी कि इनने कैसे फैसला किया उसका, क्योंकि पल्लवी जी का रोल इसमें जो है, कहते हैं शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं, और वो शक्ति क्या है, वो शक्ति है कॉन्शियसनेस। शक्ति वो दुर्गा का रूप नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है शिवा के साथ। तो मैंने पल्लवी से कहा भाई ये बड़ा कांटों भरा रास्ता है, इसमें जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है, और इसमें क्रेडिबिलिटी को तो ये लोग डिस्क्रेडिट कर ही देंगे, आपको पुरानी पुरानी चीजें उखाड़ उखाड़ के आपकी क्रेडिबिलिटी को करेंगे। और सबसे बड़ा खतरा इसमें यह है, अगर इसमें हम सफल नहीं हुए, कहीं 19-20 हो गया गलती से, तो फिर इस विषय पे कोई भी कभी कोई फिल्म अगले 100 साल में बनाएगा नहीं। तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट, बहुत ही बड़ा क्रेडिट पल्लवी जी को जाता है। और जिन लोगों ने इस यात्रा को देखा है पिछले 4 साल, कई लोग जानते हैं इस बात को, मैं तो इतना सोशल मीडिया में दिखता ही रहता है, पूरे साथ में रह के एक सेकंड नहीं, पूरा रिसर्च 4 साल पल्लवी ने सारे इंटरव्यूज किए, सारे लोगों के दर्द और पीड़ा को समझा, जिसको मैंने स्क्रिप्ट में उतारा फाइनली। तो
ये कॉन्शियसनेस है इस फिल्म की। पल्लवी जी, दिस इज अ क्यू फॉर यू टू शेयर योर पार्ट ऑफ दैट जर्नी। नहीं, ये विवेक की पुरानी आदत है कि ये हर चीज मेरे ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम काम साथ में करते हैं, जब हम साथ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर हर वो चीज जो जिंदगी में हमको जिसका सामना करना पड़ता है, वो दोनों एक साथ ही करेंगे। लेकिन जहाँ तक कश्मीर का मसला है, जब विवेक मेरे पास आए, और मैं बहुत ऑनेस्टली आज आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ, मुझे कश्मीर के बारे में पता नहीं था। हमारे कई दोस्त हैं, कश्मीरी पंडित दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन 32 सालों से कोई भी कश्मीरी पंडित बहुत वोकल नहीं रहा है अपने दर्द को लेके। तो जब कभी हमने पूछा, कभी रवि खेमू से पूछ लिया, कभी और किसी से पूछ लिया, हमारे एक प्रोड्यूसर थे के वत्तल नाम से, कोई बताता नहीं था। हाँ, बस वो हम निकल आए वहां से ऐसे करके। तो जो पूरा सत्य है कश्मीर का मुझे पता नहीं था। तो विवेक ने जब कहा कि इसके ऊपर फिल्म बनानी है, तो मैंने कहा व्हाट अबाउट इट। मुझे लगा जैसे ये मिशन कश्मीर वगैरह ये फिल्में बनी है, वैसी ये कोई और बनानी है। मैंने कहा ये बनाने का क्या ना देना इससे। तो फिर जब विवेक ने मुझे बिठा के सब समझाया, तो मैं तो अवाक कि ये जब हुआ, ऐसा नहीं कि ये कोई 400 साल पुरानी घटना है। ये जब हुआ था 1990 में, मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया था, मैं अपने पैरों पे खड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी बच्ची थी या मुझे पता नहीं था या मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। तो ये बात मिस कैसे हो गई हमसे, पता कैसे नहीं चला। और अपने आप से इतना, मैं बता नहीं सकती, एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि शायद हम जो समझ वो हम है नहीं। नजरों में अपने आप को छोटा पाने लगते हैं हम। तो रिसर्च जब की मैंने थोड़ी बहुत, तो पता चला कि ये तो थोड़ा है सेंसिटिव मामला है। तो मैं बहुत दिनों तक सोचती रही इसके बारे में। मैंने तुरंत हाँ भी नहीं कहा विवेक को। और जब फाइनली मैंने मन बना लिया कि अगर हमने एक राह चुनी है और हम अगर कह रहे हैं डंके की चोट पे पहली फिल्म से कि हम फाइल्स खोल के रहेंगे, तो ताशकंद के बाद तो ये लाजिम है। अगर हम 30 साल से मुझे ही नहीं पता है, तो मैंने ही तो धोखा दिया है उनको, क्योंकि ये बात मुझ तक नहीं पहुंची। तो आपको क्षमा मांगने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैंने कहा ये हमारी तरफ से सारे कश्मीरी पंडित समाज को और कश्मीर राज्य को, जिसे हमने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, हमारी तरफ से यह सॉरी कहने का मौका है और इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो हमने फिर ये डिसीजन लिया, उसमें बच्चों को भी शामिल किया कि उन्हें ऐसा ना लगे कि अरे माँ बाप ने पता नहीं कौन सा खतरा मोल लिया और हमारी जिंदगी को क्या बना दिया। तो हमने उनको भी साथ में लिया, उनको भी समझाया। और वो बहुत अच्छा डिसीजन हमारा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि यंग बच्चे आजकल खासकर शहरों में, बंबई में पले बड़े हैं, तो एक कहीं थोड़ा सा निकल रहे थे शायद एक दिशा में। तो इस फिल्म की वजह से वो वापस ठीक रास्ते पर आ रहे हैं। आपने आपके इंटरव्यू में, साक्षात्कारों में कई मर्तबा कहा है कि इसका काफी एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ। लगभग 3-4 साल आप जगह जगह घूमे, जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स थे या जो विटनेसेस थे इस पूरी जीनोसाइड का, तो उनके आपने इंटरव्यूज लिए। और मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आपने वो जो पेनफुल जर्नी थी पूरी, वो खुद एक्सपीरियंस की। तो ऐसा एक कोई इंसिडेंट विच स्टैंड्स आउट इन योर मेमोरी? एक्चुअली पहला इंटरव्यू, मतलब एवरीथिंग वाज टेरिबल, आई मस्ट टेल यू। क्योंकि हम जब गए वहां उनसे पूछने के लिए, तो हमें पता था कि हाँ इनके पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन कैसे की थी ये नहीं पता था। तो हम गए उनके पास, तो इतना, मतलब इतना स्वागत हमारा किया उन्होंने। कश्मीरी पंडितों में एक हाँ, हॉस्पिटैलिटी के लिए तो वो जाने जाते हैं। और उनका एक कुछ ऐसा खास रिचुअल है कि जब टेबल पे वो खाना रखते हैं, तो उसमें कुछ 7 या 9 रंग वो टेबल पे दिखने चाहिए, ऐसा कुछ एक कस्टम है।
तो सारी डिशेस उनकी जो भी हैं वो दम आलू से लेके और राजमा और यखनी से लेके सब कुछ था वहां पे, और हमें नाम बता रहे थे कि ये है, बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया, गप्पे हुई, सब हुआ। फिर हमने कहा चलिए इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है आपके पिताजी की हत्या हुई थी, तो हम लोग बचपन से शुरू करते हैं। तो काफी अच्छा रहा बचपन हमारा। हमारे जो नेबर्स थे बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। शिवरात्रि पे वो हमारे यहाँ आते थे, हम ईद पे उनके यहाँ जाते थे, वो सब हुआ। और फिर मैंने कहा वो इंसिडेंट बताइए मुझे अभी। और वो इंसिडेंट बिल्कुल मतलब एक्सप्रेशन नहीं थे उनके चेहरे पे जब वो बात करने लगे उसके बारे में। और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पहले तो गोली मार दी थी, और जब वो मर गए तो उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए और एक बोरी में भर के झेलम में फेंक दिया। और 2-3 दिन बाद जब वो बोरी ऊपर आई तो उसमें शायद उनका कोई आई कार्ड था या कुछ था, उसका एक कुछ कोना मिल गया, इसलिए पता चला कि हाँ ये इनके शरीर के हिस्से हैं। अब आप सोचिए कि जिनके साथ हमने कुछ देर पहले खाना खाया हो, जिनके परिवार के साथ हम लोग मिले हैं, चाय पी रहे हैं, डेजर्ट्स खा रहे हैं, मिठाई विठाई खाई उनके साथ, और उनके जीवन में इतनी पीड़ा होगी ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे एक के बाद एक, मतलब आपके कल्पना के बाहर है कि हत्या तो मतलब बहुत ही मामूली शब्द लगता है उसके सामने। अगर मैं कुछ और थोड़ा सा बताऊं, अगर किसी को तकलीफ ना हो यहाँ पे, तो एक इंटरव्यू में एक महिला ने हमसे कहा कि उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था पूरा, और सीधा पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गई। जब पोस्टमार्टम किया उनका और बॉडी वापस मिली तो जगह जगह गोलियों के निशान थे, और पोस्टमार्टम करने के बाद वो सिलाई भी ढंग से हुई नहीं थी, तो सब अंदर के ऑर्गन्स दिख रहे थे उनके। और वो इतनी रो रही थी जब वो ये बता रही थी, और मुझसे कहने लगी कि अपने पिता को कभी किसी भी लड़की ने अपने पिता को कभी निर्वस्त्र नहीं देखा होगा, मुझे देखना पड़ा क्योंकि मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें नहलाना था, और तब ये मैंने सब देखा। तो ये ऐसे रोज रोज 3-4 अलग अलग जगह से ऐसी दर्दनाक पीड़ादायी चीजें हम लोग सुन रहे थे कि ये जब किस्सा मैंने सुना तो मैं, विवेक कैमरे के पीछे थे, वो महिला बैठी थी, उनके पीछे एक कैमरा था जो मेरे ऊपर था, विवेक उसके पीछे बैठे हुए थे। तो मैं ऐसा इशारा करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतनी घुटन मुझे महसूस होने लगी। और मैंने कहा रहने दो इंटरव्यू, और फिर एकदम से बैठ गई मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सुन के सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये महिला उसमें 30 सालों से यही जख्म अपने दिल में लेके वो जी रही है, और सिर्फ जी नहीं है वो, इसका क्लोजर भी नहीं मिला है क्योंकि किसी को सजा नहीं हुई है। उनके पिता के साथ जिन्होंने ये किया है कोई भी गया नहीं है जेल, FIR नहीं है, कुछ नहीं है। और आज 32 साल हो गए इस बात को। ये सारे जख्म लेके जब वो बैठे हैं इतने दिनों से, और किसी ने सुना तक नहीं उनको। और हम लोग भारत की इतनी महानता की बात करते हैं, हम विश्वगुरु अपने आप को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या किया है हमने अपने ही देश में। तो बहुत ही दर्द भरा था। आप उनके पूरे कैथारसिस का एक माध्यम बनी इन अ वे। और वो मतलब हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबने हमसे एक बात जरूर कही कि रोना उनको इस वजह से नहीं आ रहा था कि वो वापस उन्हें याद आ रहा था सारा, वो तो है ही, खैर जख्म एक बहुत गहरा जख्म है, लेकिन कहना उनका ये था कि पिछले 32 साल में किसी ने हमसे आके इस तरह से पूछा ही नहीं जैसे आप पूछ रहे हैं, और इसीलिए वो आंसू निकल रहे थे सबके। आपने विवेक जी, पल्लवी जी, दोनों आपने कई आप माध्यम में ये कहा है कि काफी सारे हर्डल्स आपको फेस करने पड़े, जो कि बॉलीवुड के इकोसिस्टम के भीतर पिक्चर रिलीज होने के बाद आपको फेस करने पड़े।
बट हम जानना चाहते हैं कि इस पिक्चर का जो पूरा बर्थिंग प्रोसेस जो कहते हैं, पूरा शूटिंग वगैरह वो जो था, उसमें भी आपको कई दिक्कतें आई होंगी, कई हर्डल्स का सामना करना पड़ा होगा, तो वो क्या, उसका कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, फ्रीडम का मतलब ये होता है कि एक कोहेसिव सोसाइटी हो, जहां पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो समर्थन ना हो, लेकिन बिना बात का विरोध भी ना हो। अब इसको शुरू से अगर देखें तो फिल्म बनाने का मतलब एक आइडिया, अब उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन और रिसर्च चाहिए। जब ज्यूस के ऊपर शिंडलर्स लिस्ट बनाई गई तो उनको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल था, वो एक जगह जाके उस मटेरियल को इकट्ठा करना और पढ़ना समझना और फिल्म बनती है। उसकी एक किताब लिखी गई थी जिसके ऊपर बनी है। यहां तो कोई FIR ही नहीं लिखी गई थी, कोई रिसर्च ही नहीं था, कुछ नहीं। भारत सरकार को RTI भेजिए तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भेजिए तो वो कुछ 100, 200, 219 का नंबर बता देते हैं। तो आदमी करे क्या? तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, कैसे ढूंढे। अच्छा, एक पूरी की पूरी सोसाइटी टुकड़ों में बट गई, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ जम्मू में रह गए, कुछ दिल्ली आ गए, कुछ। अब उनको ढूंढना जोड़ना तो एक वो बहुत बड़ी समस्या थी, पर उसको धीरे 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 हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया पूरा का पूरा। दूसरी समस्या ये थी कि भाई इसको कौन फाइनेंस करे, कहां से पैसे आए। शुरू में तो हम निकल पड़े, हमने कहा कि अब जो है सर पे कफन बांध के निकल जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि फीचर फिल्म बनाएंगे, हम तो जो बने डॉक्यूमेंट्री बने, वेब सीरीज बने, कुछ नहीं होगा तो हमने ये सोचा था कि चलो यूट्यूब में डाल देंगे। मैंने पल्लवी से एक बार बोला कार में, मैंने कहा वर्स वर्स कम टू वर्स, मैं एक किताब लिख दूंगा। तो हमारे यहाँ एक, अच्छा यही मैं अगर बोलता, देखिए कितनी आसान, आपको मैं देखिए कितना बड़ी हमारे कंट्री में हिपोक्रेसी है। अगर मैं किसी भी से भी बोलता कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, हमने 700 लोगों का इंटरव्यू किया से फॉर एग्जांपल, और मैं कहता 700 तो छोड़िए, मैं कहता मैं कुछ 8-10 कश्मीरी मुस्लिम लोगों का रियल इंटरव्यू कर रहा हूं और उनके इंटरव्यू पे बेस्ड एक फिल्म बनाना चाहता हूं, कैसे आर्मी ने इन लोगों को सप्रेस किया और ऑप्रेस किया। आप यकीन करिए, ना हमें मेहनत करनी पड़ती, ना हमको कोई स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टार्स भी आ जाते, पैसा भी आ जाता, मार्केटिंग भी हो जाती, सब कुछ हो जाता, और शायद हम भी बहुत पैसे कमा लेते हैं। पर हमने वो रास्ता ही नहीं चुना, क्योंकि हम फिल्म बनाने के लिए नहीं है। फिल्मों से, बॉलीवुड हॉलीवुड से तो मैंने 2010 में रिजाइन कर दिया था। देवेंद्र मेरे को तब से जानते हैं, इनसे मेरा बड़ा प्रेम का भी रिश्ता है, और जब हम कोई नहीं जानता था मुझे, तब ये मुझे जानते थे। तो इसलिए गवाह है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोई ये ना सोचे मैं आज बोल रहा हूं ये बात। तो मैंने तो ये तय ही कर लिया था कि मेरे को ये सब में पढ़ना ही नहीं। मैं भारत की जो कहानियां कोई भी बताने में डरता है, वो कहानी मैं बताऊंगा। अब पूरा का पूरा वो इकोसिस्टम जिसकी कल प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, वो पूरा इकोसिस्टम इस बात में लग गया, अरे ये फिल्म क्या खा के बनाएंगे, बनाएं तो हम देखते हैं, राइट। उसके बाद फिर सोशल मीडिया का जमाना है, तो पहले तो आपको पर्सनल होता, अब सोशल मीडिया में आपको ओपनली थ्रेट्स आने लगती हैं, गालियां मिलने लगती हैं, नफरत मिलने लगती है। पर हमारे केस में वो नॉर्मल ट्रोलिंग नहीं थी, जो एक नॉर्मल ट्रोलिंग तो मैं बड़े अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। पर यहां पे जब मैं चिंतित तब हुआ जब लोग ये बताने लगे, अच्छा अभी आप यहां हैं, तब मुझे थोड़ी चिंता हुई कि अगर वो ये देख रहा है कोई कि मैं यहां हूं या वहां हूं, तो मेरे बच्चे बीबी इनका भी सोचते होंगे, और फिर वो मैसेज भी भेजने लगे, अच्छा निकलो तो घर से बाहर, तुम्हारे घर से कोई भी निकले, बीबी बच्चे। मैं इन लोगों को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया, बताया अभी तक नहीं बताया मैंने क्या लिखते थे। लेकिन एक मैं पिता भी तो हूं, मैं एक बेटी का भी तो बाप हूं, मैं एक पति भी तो हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारी इनके लिए भी तो। मैंने कफन बांध लिया इसका मतलब ये थोड़ी मैं अपनी 18-19 साल की बेटी से भी एक्सपेक्ट करूं कि वो भी चल पड़े इस रास्ते में। तो वो एक खतरा। दूसरा, कहीं से कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं, कहीं भी किसी चीज से एक्टर्स काम करने को तैयार नहीं, बड़े कैमरामैन कैमरा करने को तैयार नहीं। तो हमने सब अपना इंडिजिनस इकट्ठा किया, हमने उन लोगों को पकड़ा जो कुछ भी नहीं थे। आज जो कैमरामैन की इतनी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, उसको तो काम ही नहीं था, कोई काम नहीं था ही नहीं उसका। वो यंग मराठी लड़का था, हमने कहा चलो कुछ नहीं किया ना,
हमारे साथ काम करो। म्यूजिक डायरेक्टर कुछ नहीं उसके पास, कोई पूछता नहीं, कोई काम नहीं देता, हमने कहा हमारे साथ काम करो। आज उसी म्यूजिक की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। तो ऐसे लोगों को किसी तरह से किया। फिर पैसे नहीं थे। इस फिल्म को कायदे से कोई भी बिना स्टार के भी, अगर कोई भी आदमी जो जरा भी फिल्म बनाना जानता है, वो कहेगा ये इस स्केल की फिल्म 3 घंटे की कम से कम 70 से 80 दिन में शूट होनी चाहिए थी। हमने 30 दिन में शूट की। फिर मैं कश्मीर गए। कश्मीर में हमने सोचा कि चलो कश्मीर आए तो यहां के लोगों को भी तो समझे। ऐसा नहीं है भाई, हैं तो अपने ही बच्चे, हैं तो अपने देश में, रह तो रहे हैं वहां पे, ब्रेन वॉश्ड हैं, इस्लामिस्ट हो गए हैं, जो भी हो गए, जरा उनसे बातचीत तो करें, देखें क्या होता है। उनको हमने खाने पे बुलाया, हमारे साथ बैठे। उनमें एक लड़की भी थी वहां की, जो कि बहुत अच्छी थी, जो अपने को मानती थी कि मैं भारतीय हूं। थी मुस्लिम लड़की, पर वो उसको ऐसा नहीं था कि ये अलग है। बातचीत में वहां हर कोई बोलता है इंडिया, ऐसे यूज करते हैं टर्म। पर अगर आप थोड़े से संवेदनशील हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो आपको समझ में आएगा क्यों बोलते हैं। क्योंकि सब 1990 के बाद पैदा हुए हैं। इनको बताया ही नहीं गया कि भारत और कश्मीर का क्या रिश्ता है। तो उसके खिलाफ सब हो गए। अगले दिन उसको 4-5-6 दिन के लिए भागना पड़ा छोड़ के श्रीनगर। फिर मेरे ऊपर फतवा इशू कर दिया। अब फतवा इशू करने का मतलब है मैं दोबारा कश्मीर भी नहीं जा सकता हूं, और यहां पे भी सोच सोच के चलना पड़ता है, क्या करें क्या नहीं करें। फिर मार्केटिंग कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट, आपने तो अपनी आंखों से देखा है। आज देखिए, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था इस फिल्म को, ये बड़े ब्रीच कैंडी की फिल्म नहीं है। ये तो नासिक, रतलाम, ऐसे छोटे मोटे शहरों में लोगों को देखने की फिल्म है। ये हर भारतीय को देखने की फिल्म है। किसी को विश्वास ही नहीं था। 400 स्क्रीन, यानी बॉलीवुड की बी ग्रेड फिल्म भी जो होती है वो 1,500-2 हजार स्क्रीन में रिलीज होती है। ये कश्मीर है लोगों के दिमाग में। ये जो एस्टेब्लिशमेंट है पूरा, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ बॉलीवुड का, मीडिया का। फिर मीडिया, मैं गिड़गिड़ा के लिटरली बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, सरस्वती की साक्षी मान के बोल रहा हूं, गिड़गिड़ा। तो मैंने कहा प्लीज प्लीज इसको आप थोड़ी स्पेस दो, लोगों को पता तो चले कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आ रही है। और एक बार पता चलेगा तो देखिए लोग कैसे उमड़ेंगे। तैयार नहीं। और अब फिल्म सक्सेसफुल हो गई तो वही जनाब जो थे कल मेरी जान के पीछे पड़ गए कि आपको इंटरव्यू करना ही पड़ेगा मेरे साथ। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं करूंगा। आप देखिए तो हिपोक्रेसी की सीमा तो देखिए। मैंने कहा आपके साथ नहीं करूंगा। उनके यहां एक लड़की थी, कश्मीरी पंडित लड़की थी। मैंने कहा मैं इसके साथ करूंगा। वो मेरे कई दिन से पीछे पड़ी थी, उसके साथ तय हो गया। ये कल ही की बात है, यस्टरडे, कल उसके साथ तय हो गया। वो तैयार होके आ गई। कुर्सी में हम, अनुपम जी, पल्लवी बैठ गए और वो बैठने आ रही थी, उसको जबरदस्ती वापस बुला लिया गया। और जो महाशय करने कोई उनने, मैंने जब मैसेज भेजा कि मैं दिल्ली, 2-3 दिन पहले मैंने कहा अच्छा भाई हम जब मांग रहे थे तुम नहीं दे रहे थे, अब तो फिल्म थोड़ी चल पड़ी है तो आप क्यों नहीं कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली में नहीं हूं। तो मैंने कहा आप दिल्ली में नहीं है पर आपका आपका ऑफिस तो दिल्ली में। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सारा व्हाट्सएप पे। मैंने कहा आपका स्टूडियो तो दिल्ली में, वो तो नहीं भागा जा रहा है कहीं। तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो उस लड़की के साथ तय हुआ। और सच कह रहा हूं, वो स्टेज पे आई और उसको किसी काम से बुलाया गया। और उसके बाद मैंने देखा दूर खड़ी, उसकी आंखें बड़ी गीली थी। तो मैंने उससे बोला, और इंटरव्यू चला, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है। कहती है नहीं मैं नहीं कर रही हूं, अब वो हमारे सीनियर एडिटर जो है वो करेंगे। तो सीनियर एडिटर साहब जब आए तो मैंने कहा नहीं, आप भले ही आपको करने मन, पर इसके बिना नहीं करूंगा। और उसको फिर स्टेज पे बुलाया गया वहां पे। अब पूरा भारत टूट टूट के फिल्म देख रहा है। किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई डिवाइडेड ओपिनियन नहीं है। जो भी 80 साल की महिलाएं भी देख के आ रही हैं, रो रही हैं, बच्चा भी रो रहा है। आज तो मुझे इतने सारे लोगों से फोन आए जिनमें कल्पना भी नहीं कर सकता, वो भी रो रहे हैं। हर व्यक्ति रो रहा है। अब तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आज शाम को देख रहे हैं, और मैं उनके वीडियो कल पोस्ट करूंगा, वो भी रोएंगे। तो रो सब रहे हैं जो सिनेमा के अंदर फिल्म देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमने शिव और सरस्वती की भूमि के साथ क्या कर दिया। वो फिल्म देख के रो रहे हैं, और जो फिल्म नहीं देख रहे हैं वो बाहर बैठ के रो रहे हैं।
वो इस बात पे रो रहे हैं कि लोग फिल्म क्यों देख रहे हैं। तो ये जो समस्या है, ये पूरा, तो वो फिर आए हमसे इंटरव्यू करने, तो कहने लगे देयर इज अ डिवाइडेड ओपिनियन। मैंने कहा देखिए एक सेकंड, सबसे पहले तो ये तय कर लें देयर इज नो डिवाइडेड ओपिनियन, आप ओपिनियन डिवाइड कर रहे हैं। इतने साल से आप लोग झूठ बोलते आए, कहते आपके अगेंस्ट कुछ लोग क्यों हैं। मैंने कहा इसलिए है कि जो झूठ की दुकानें आपने 32 साल से खोली हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर एक पॉलिटिकल समस्या नहीं है, कश्मीर एक कमर्शियल समस्या है, कश्मीर एक व्यवसाय है, कश्मीर एक धंधा है। ये टेररिज्म का धंधा है, ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का धंधा है, ये अर्बन नक्सलिज्म का धंधा है, ये एक इंटरनेशनल धंधा है। जैसे पैलेस्टाइन, उसी तरह से ये भी एक धंधा है। और इस फिल्म ने उस धंधे को पूरी तरह से बंद करना का तय कर लिया है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। तो ये समस्याएं हैं। इसी का विवेक जी धागा पकड़कर, आपने कश्मीर को 370 अनुच्छेद के पहले भी देखा है, 370 अनुच्छेद जाने के बाद भी देखा है, कई आपने वहां पे एक्सप्लोरेशंस किए हैं, तो क्या फर्क महसूस होता है और इसका आगे चल के ये पूरे डायलॉग में क्या का योगदान रहेगा? देखिए, जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो दो बातें होती हैं, मैं डॉक्टरों ने मुझे बताया, अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आपकी स्पिरिट है कि मैं फिर से चलूं, तो आप धीरे धीरे धीरे, रिकवरी बहुत स्लो होती है पर अल्टीमेटली लोग चलने लगते हैं। और अगर अंदर इच्छा शक्ति नहीं हो तो आप वेजिटेबल बने पैरालिसिस में पड़े रहते हैं, कोमा की तरह से। चलिए मान लीजिए कश्मीर का जो भी हुआ, पर 60-70 साल से कोई इच्छा शक्ति ही नहीं थी उसके लिए कुछ करने की, तो वो एक पैरालाइज्ड वेजिटेबल की तरह पड़ा था। भारत के लोग भी भूल गए थे। हमें तो ये भी नहीं समझ में आता था कि अफगानी जुबान अलग है और कश्मीरी अलग है। हम तो हर किसी को जो ऊपर का था मानने लगे थे कि ये कश्मीरी है। तो अब 370 हटाने के बाद एक बात तो तय है, आज होम मिनिस्टर जी से मिलकर पल्लवी से पूछिए, बड़ा अच्छा लगा। उनने जो बातें बताई कि किस तरह से कश्मीर का एक मैप है, विजन, वो लंबा रास्ता है, लेकिन इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं आपको गारंटी करता हूं कि कश्मीर उठ के चलेगा और भारत से ज्यादा दुगनी चाल पे चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे एक ही बात बोली, उन्होंने बोला कि अगर हम सबकी चेतना फिर से जागृत हो जाए तो कश्मीर, मेरा ऐसा विजन है कि पूरे विश्व में ह्यूमैनिटी और वननेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना के छोड़ेंगे उसको। रास्ता कठिन है, रास्ता लंबा है, लेकिन मैं कश्मीर में, हम जब गए कई बार, तो आपको एक बात बता दूं, जो 1990 के बाद का युवा था, जो बिल्कुल तय ये मान के चलता था कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो भी जब हमसे इस बार बात कर रहा था तो उसकी चिंता ये नहीं थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं, उसकी चिंता ये थी कि अब 370 हट गया है तो ऐसा तो नहीं कि जॉब्स जो है हमें कम मिल जाएं और बिहारियों को ज्यादा मिल जाएं। तो चलिए, ये चिंता तो महाराष्ट्र में भी रहती है, तो कम से कम इस तरह से तो हम जुड़े, चिंताओं में तो जुड़े। विवेक जी, पल्लवी जी, आपने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप दौड़ दौड़ के यूएस में आपने इस मूवी को दिखाया, सीनेटर्स, मतलब लिबरल्स हो, डेमोक्रेट्स हो, सबने देखा, एथनिक ग्रुप्स ने देखा, आपने बताया भी है। कैपिटल हिल में कांग्रेशनल एक इनविटेशन पर आपको बुलाया गया। देयर इज नथिंग, दैट्स द एपिटोम ऑफ एनी मूवी। तो उसके बारे में थोड़ा आपका वो शेयर कीजिए। चलिए, तो क्या हुआ, जब कुछ नहीं था, कोविड का भी वक्त था, यहाँ सब कुछ बंद था, तो हम लोगों ने फिर ऐसा सोचा कि चलो, अमेरिका में 8 नवंबर को प्लेन फ्लाइट जाना खुल गई थी, तो हमने कहा चलिए वहां पे जाऊं और वहां पे लोगों को दिखाते हैं, तो कम से कम ये तो पता चले कि क्या हो रहा है। पर हमने वो जब चर्चा चालू की कि हम अमेरिका में दिखाना चाहते हैं, बड़े छोटे लेवल पे 2-4, जैसे आपको फोन कर दूं कि अच्छा भाई साहब कुछ मदद करिए, हम आ रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठे कर लीजिए जो फिल्म देख लें, ऐसे करके हमने शुरू किया। लेकिन 10-12 दिन के अंदर अंदर 36 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गई, वर्ल्ड ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, फिजिशियन ऑर्गेनाइजेशन, तेलुगु ऑर्गेनाइजेशन, कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन, मराठी समाज, बंगाली सब, 36, नेपाल, तिब्बत, बुद्धिस्ट,
यजदी, सीरियन, सब जुड़ गए। 36 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने मन से बीड़ा उठाया कि इस फिल्म को हम बहुत ही एक अच्छे तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को दिखाएंगे। 16 शहरों में इसकी स्क्रीनिंग हुई। इसकी स्क्रीनिंग के चलते बहुत जगह बुलाया गया। हार्वर्ड में हम गए, पल्लवी भी गई, इनकी स्पीच तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी वहां पे। और हमने सब जगह जाके एक ही बात बोली। हमने बोला अमेरिका जो है आज सारी दुनिया में छाती ठोक ठोक के कहता है हम ह्यूमैनिज्म की बात करता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ये ह्यूमैनिज्म होता क्या है कभी देखा नहीं। दुनिया तो बटी ही हुई है, लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है कि वननेस क्या होता है। और ये वननेस जो है कश्मीर से निकला हुआ शैविज्म का कॉन्सेप्ट है। और इस तरह से हमने इस बात को सब जगह वहां पे बहुत प्रचार किया कि इंडिया की वैल्यूज क्या है और क्यों कश्मीर सारे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे कैपिटल हिल में पहली बार, सिनेमा तो छोड़िए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 2 फिल्म मेकर्स को बुला के कांग्रेचुलर रिसेप्शन दिया गया। और वहां पे जो कांग्रेसमैन थे, कुछ डेमोक्रेट कांग्रेसमैन थे, जो पहले फ्री कश्मीर की जो कैंपेन चालू हुई थी एब्रोगेशन 370 के बाद, उसमें काफी उनने एक्टिविज्म की थी और हमारी भारतीय मूल के भी हैं उनमें से एक। उन सबको कैपिटल हिल में, जिसको कि पावर और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेंपल माना जाता है, वहां पे उनको स्पीचेस में ये एडमिट करना पड़ा कि यस, इट वाज अ जेनोसाइड। आज ये सबसे ज्यादा रिव्यूड फिल्म है और सबसे ज्यादा इसके रिव्यूज जो है पाकिस्तान से आए हैं, शायद आपको पता ना हो। हर पाकिस्तानी रिव्यूअर ने एक्सोडस वर्ड नहीं, जेनोसाइड वर्ड यूज किया है। आज जितना भी मीडिया जो गाली भी देता है मीडिया, वो भी जेनोसाइड लिख रहा है, एक्सोडस नहीं। तो ये एक उसका बड़ी ताकत मिली। दूसरा, जब मैं पिछली बार गए थे हम लोग 2019 में, तो वहां मैंने देखा टाइम स्क्वायर वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे महंगी और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित एक साइट है। वहां अगर आपका ऐड लग गया मतलब आप दुनिया में टॉप पे आपकी न्यूज है। तो मैं जब गया रात को, मैंने वहां देखा कि वहां पे फ्री कश्मीर की होर्डिंग लगी हुई थी और उसको लगाने में पाकिस्तानी ही लोग थे मोस्टली और जो पीओके के लोग थे, पर उसमें बहुत तादाद में हमारे हमारे हिंदू, भारतीय हिंदू लोगों के बच्चों ने भी काम किया था। उनने भी चंदा दिया था, पैसे इकट्ठे किए थे और वो भी वहां पे झंडे पकड़ पकड़ के कह रहे थे फ्री कश्मीर। जिनके माँ बाप सुबह शाम पूजा करते हैं, उनके बच्चे ये कह रहे थे। और उस दिन मेरे दिमाग में एक आया कि ये, मुझे बाद में पल्लवी ने बताया कि अमेरिका में आज तक किसी ने कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं देखा था, वहां आधा दिखाते हैं। ये फिल्म देखने के बाद अमेरिका में लोगों ने, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से $20, $100, $1000 जिसके जितना सामर्थ्य इकट्ठे कर करके इस साल 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स के साथ कश्मीर के पूरा नक्शा लगाया और 2 दिन तक वो, और 26 जनवरी और 27 जनवरी 2 दिन तक पूरे टाइम वहां पे भारत कश्मीर का पूरा नक्शा कश्मीर फाइल्स के नाम से लोगों के सहयोग से चलता रहा। और उसके बाद में आपको जो सबसे बड़ी विजय है, जो सक्सेस, ये आप सबकी भी विजय है। कई बार आपने देखा होगा ये लोग आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका की स्टेट ने इंडिया के लिए ये एक साइटेशन दिया है कि इंडिया में तो फैशिस्ट गवर्नमेंट है। हिंदू जो लोग हैं वो सैफरन टेरर के लिए उठा लाते हैं कहीं कहीं से। ये उसके लिए लॉबिंग करते हैं, एक्टिविज्म करते हैं, लोगों को वाइन पिलाते हैं, सब करते हैं, सेनेटर्स को पैसे देते हैं, कांग्रेसमैन को लॉबिंग अमेरिका में अलाउड है तो डॉलर देने करा के ऐसा मैन्युपुलेट स्कीम करके कहीं से निकलवा ला। हमें नहीं पता था, लेकिन जो रोड आइलैंड एक बहुत ही डेमोक्रेट, सेकुलर, प्रोग्रेसिव, लिबरल जगह है, जितनी भी डेफिनेशंस लेफ्ट और इन लोगों की होती हैं सब है वहां, भरा पड़ा है, हर सर्व गुण संपन्न है। और जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स होते हैं वहीं से अपनी कैंपेन चालू करते हैं। तो अभी 2-4 दिन पहले डॉक्टर सुरेंद्र कौल, जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फाउंडर हैं, वो आए तो रोड आइलैंड की जो, जिसको विधानसभा हमारे यहाँ बोलते हैं, वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वहां से ये एक सर्टिफिकेट लाए। पल्लवी जी आपको पढ़ के बताएंगे।
और ये शांति से सुनिए, ध्यान दीजिए कि ये कोई भारत की स्टेट नहीं कर रही है, ये अमेरिकन स्टेट ने किया। ये देखिए, ये मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ। State of Rhode Island gives a citation. Be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to Vivek Ranjan Agnihotri, director and filmmaker, in recognition of the premiere of the Kashmir Files detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990, in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. And this is signed by the Speaker of the House, Joseph Shekharchi, Christopher Blaise Jewiski, Majority Leader, और Blake Philippi, Minority Leader. मतलब डेमोक्रेट लीडर और रिपब्लिकन लीडर और स्पीकर तीनों ने ये साइन किया। तो इसकी खास बात ये है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पहली बार इसमें कश्मीरी हिंदू वर्ड लिखा गया है और पहली बार इसमें इस्लामिक गैंग्स वर्ड यूज हुआ। जो काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल्स बोलने में भी डरते हैं, उसको एक फिल्म देखने के बाद एक स्टेट ने एक्सेप्ट किया। ये बड़ी छोटी विक्ट्री होगी, लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी विक्ट्री कि अब इससे रास्ता तो खुला, लोगों के सामने सत्य तो आया। विवेक जी, आपने कई बार कहा है कि हॉलीवुड इज अ सॉफ्ट पावर फॉर वेस्टर्न थॉट, भले वो यूएस हो या कोई दूसरा देश हो। तो क्या हम ये मानेंगे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सॉफ्ट पावर? इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, देखिए सिनेमा जब 1945 में, 1940 और 45 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1942 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने सीआईए को यह काम दिया कि आप किस तरह से हॉलीवुड को एक सॉफ्ट पावर की तरह यूज कर सकते हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए। और वो जो लड़ाई जीती गई थी, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं जीती गई थी बंदूकों और तोपों से, उसमें ये सॉफ्ट पावर ने काफी काम किया। सॉफ्ट पावर ने क्या किया? उसने हिटलर को एक्सपोज किया, नाजी को एक्सपोज किया, दर्दनाक कहानियां बाहर लाया। और आज भी आप देखिए, कहीं आप यहां से छोटा दूर आसनसोल चले जाइए, आप रतलाम चले जाइए, कहीं भी चले जाएं छोटे गांव में, ताइवान चले जाइए, युगांडा, बच्चा जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, उससे पूछिए वर्ल्ड में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी है बेटा, तो बोलेगा अमेरिका। बोलिए दुनिया में नंबर 1 कंट्री कौन सी है, बोलेगा अमेरिका। उसको स्कूल में तो नहीं पढ़ाई गई ये बात, लेकिन उसने हॉलीवुड की मूवी देख देख के सीखा है। हम कौन सी सबसे अच्छी सभ्यता है दुनिया में, हमारे ही बच्चों को नहीं पता। सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन कौन सा है, आप में भी बहुत, आपके भी बच्चे होंगे शायद, उनको भी ये बात ना पता हो, आपको लड़ना पड़ता होगा उनसे। हमने अपनी ग्रेटनेस की कहानी दुनिया में नहीं फैलाई एज अ सॉफ्ट पावर, हमने अपनी कमजोरी की कहानी दुनिया भर में फैलाई। कास्ट सिस्टम के कितने नुकसान है हम ये बताते रहे, पर कास्ट सिस्टम के फायदे भी कितने हमने कभी नहीं बताए। हमने कभी एक परिपक्व आर्ग्यूमेंट दुनिया के सामने नहीं लाए। कश्मीर पे इसके पहले 8-10 फिल्में बन चुकी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी, मतलब जिनमें आमिर खान, मणि रत्नम साहब, यश चोपड़ा प्रोडक्शंस, विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस, बड़े बड़े एक्टरों ने जिनमें काम किया है, ऋतिक रोशन। पर आप रोजा देखिए, बहुत बहुत इज्जत करता हूं मणि रत्नम साहब की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म है, पर चाहे रोजा देखिए, फिजा देखिए, फना देखिए, मिशन कश्मीर देखिए, हैदर देखिए, ये सारी की सारी फिल्मों में क्या चीज कॉमन है? 2 चीजें कॉमन है। ये सारी की सारी 1990 के ही पीरियड में सेट है, सारी फिल्में। कोई 1980 की नहीं है, कोई 90 के दशक, मतलब जब टेररिज्म का जो दशक था 85 से 95 मान लीजिए आप, वो 10 साल के दशक में सारी सेट है। हैदर भी उसी पीरियड में सेट है। ये सारी फिल्में टेररिज्म को जस्टिफाई करती है कि वो टेररिस्ट कैसे बन गया बेचारा, उस पे कुछ जुल्म हुए, वो टेररिस्ट बन गया। दलितों पे भी तो जुल्म होते हैं, वो तो टेररिस्ट नहीं बनते। औरतों पे भी जुल्म होते हैं, वो टेररिस्ट नहीं बनती।
जुल्म से आदमी टेररिस्ट नहीं बनता है, आदमी टेररिस्ट ब्रेन वॉशिंग से बनता है। तो ये सब, और दूसरा, यहां इसमें कहीं भी हिंदू जेनोसाइड का जिक्र नहीं था। दूसरा, इन फिल्मों ने जो सबसे बड़ा एक पाप किया, आप कल्पना नहीं करेंगे, मार्तन टेम्पल पूरे विश्व में अपने आर्किटेक्चर के लिए, आप चलिए धर्म नहीं मानते, आप उसके साथ देवी देवता नहीं जोड़ना, छोड़ दीजिए, आर्किटेक्चर तो मानते हैं। भारत की महान आर्किटेक्चर का प्रतीक था मार्तन टेम्पल, पूरे विश्व में लिखा गया उसके बारे में। उसको ध्वस्त तो कर दिया था, पर तब भी, ध्वस्त होने के बाद भी उसको मार्तन टेम्पल तो सब बोलते थे, कश्मीर के लोग भी वही बोलते थे। लेकिन फिर हैदर की शूटिंग हुई वहां पे, और मैंने अभी जब शूटिंग कर रहे थे अपने लड़कों से, मैंने बोला कि मैं मार्तन टेम्पल में शूट करना चाहता हूं, उसकी परमिशन चाहिए। तो कह रहे सर ये कहां है? तो मैंने उसको नक्शा भेजा, ये जो गूगल मैप भेजा मैंने, कहता अरे वो शैतान की गुफा। उस फिल्म के कारण मार्तन टेम्पल का नाम आज कश्मीर में बदल गया है, उसको शैतान की गुफा के नाम से जाना जाता है, उसे मार्तन टेम्पल के नाम से नहीं जाना जाता। ये प्रॉब्लम हुआ। तब मैं, जब हम पहले भी जब जा रहे थे, हम प्रधानमंत्री जी से मिले और मैंने उनसे ही बोला मैं इस फिल्म को एज अ सॉफ्ट पावर यूज करना चाहता हूं। जिस तरह से योगा और आयुर्वेदा आपने फैलाया है, इस फिल्म से मैं पूरे विश्व में लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कश्मीर की धरोहर क्या है, और हम ये काम करने में सफल हो रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है आज, ये तो आप भी मानेंगे। वक्त का तकाजा है। एक छोटा सा, ये मैं, आई कांट रेजिस्ट दिस क्वेश्चन, और ये पल्लवी जी के लिए है। विवेक अग्निहोत्री 2.0, ये एक समीकरण आपने कहीं बोला है, तो पल्लवी जी ने तो विवेक अग्निहोत्री 1.0 देखा होगा, 1.5 देखा होगा, तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है मैडम? 1 से लेकर 2.0 तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? ये विवेक है ना, फिल्म मेकर है, ही इज अ स्टोरी टेलर, तो इनकी हर कहानी का एक टाइटल होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए ये 1.0, 2.0, एक्चुअली हम सब इवॉल्व होते हैं जिंदगी में। जो हम 21 साल की उम्र में थे वो आज हम नहीं हैं, जो आज हम हैं वो आज से 20 साल बाद नहीं होंगे। तो हर आदमी इवॉल्व होता है, हर आदमी की इवॉल्व होने की वजह अलग होती है, स्पीड अलग होता है, डायरेक्शन अलग होती है। लेकिन हाँ, विवेक मेरे ख्याल से जिस दिशा से आए और फिर जिस दिशा में निकले थे और फिर जहां जिस दिशा में पहुंचे हैं, ये एक पूरा जिंदगी का त्रिकोण इन्होंने कवर कर लिया है पूरा का पूरा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो हर उस, जैसे हमको ज्योमेट्री में सिखाते हैं ना कि हर एंगल का वो कुछ एक ABC उस पॉइंट के नाम देने होते हैं, तो ऐसे इन्होंने अपने वो हर मोड़ को एक एक टाइटल दिया हुआ है। बट आई थिंक मुझे कहीं पता था कि वो हर चीज का सर्कल कंप्लीट होता है, वी ऑल कम बैक 360 डिग्रीज। तो अभी 3.0 भी इनका बाकी है। दो फाइलें तो खुली है, 2 फाइलें तो खुली हैं विवेक जी, और कितनी फाइलें खोलनी बाकी? मैं अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं। एक तो भारत की गरिमा को विश्व तक पहुंचाने के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, बहुत जल्दी, यानी इसी साल कर रहा हूं। मेरा ऐसा इरादा है ताकि लोगों को पता चले कि भारत का सामर्थ्य क्या है। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिथ्या जो फैली है उसको क्लियर करने का प्रोजेक्ट कर रहा हूं। और जैसा ये पल्लवी ने पकड़ा, पर आपने पढ़ा भी होगा मेरा ट्विटर। इसके बाद मैं इंडियन स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैं फिल्म से ज्यादा पूरे विश्व में भ्रमण करके सारे यूनिवर्सिटी में जाके जो यंग बच्चे हैं उनको समझाना चाहता हूं कि जितना जरूरी क्वांटम फिजिक्स है, जितना जरूरी बाकी चीजें जिंदगी में, उससे कहीं ज्यादा जरूरी स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। मैं उस पर अपनी जीवन, जिसे संन्यास आश्रम कहते हैं, मैं अपने संन्यास आश्रम में भारत की महान स्पिरिचुअल नॉलेज, मेरा ये सपना है, मैं विश्व के जितने यंग लोग हैं वहां पे पर्सनली जा जाके एक एक को मैं बताऊं। मैं स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, और मैं जो कार्य वो छोड़ गए थे, उन्होंने कहा था मुझे 100 कमिटेड लोग दे दो, मैं भारत का भविष्य बदल दूंगा। उनके जीते जी उन्हें नहीं मिले।
उनके जीते जी उन्हें मिले कि नहीं मिले, पर ऐसा मैं जरूर मानता हूं कि एक तो मैं बन के रहूंगा, और उसके पहले मैं दुनिया भी नहीं छोड़ने वाला। क्वेश्चन आंसर्स के लिए कुछ समय बचा है? Yes, I think Vivek ji, we can take a couple of questions. Do we have any questions from the audience? We'll take one from this gentleman here. And I request everyone to ask a question, not present a statement, and keep it very short and sweet. Yeah, very short. So, sir, first of all, hi to you and thank you so much for making such a beautiful film. मैंने कल ही अपनी फैमिली के साथ में ये पूरी फिल्म देखी एंड मेरी मॉम और मेरी दादी वर लेजिट 2 मिनट शांत थे आफ्टर द फिल्म एंडिंग सीन। बट सर ऐसे हम एज एन जर्नलिस्ट, माय नेम है शिवम शर्मा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब हम चैनल पर ये वीडियोस पोस्ट करते हैं पब्लिक रिव्यूज, बहुत लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई है एंड टेक्निकली लाइक एनी अदर फिल्म कुछ लोगों को फिल्म पसंद नहीं आती है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं एंड ओनली इफ यू वांट टू आंसर सर, नॉट अ कंट्रोवर्सी, हम देख रहे हैं कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपने चैनल पे कि जो लोगों को फिल्म पसंद नहीं आती है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि यार ये देशद्रोही है या फिर इसको बाहर निकाल दो। आई थिंक इसका एंगल हेट्रेड वाला बन रहा है, बट आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू कि क्या ये सही है, ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्या ये फिल्म ये मैसेज कन्वे करवाना चाहती है? एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम टू यू एज वेल फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मैं आपको सलाह दूंगा, आप इन सब बातों में ना फंसे, बहुत बड़ा काम हो रहा है। जी सर, आई लव दिस फिल्म। बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कितना बड़ा काम हो रहा है। ये फिल्म हमारे भूत की नहीं है, ये पास्ट की फिल्म को बिल्कुल गलती मत करना कि पास्ट की फिल्म है। जी सर। ये फिल्म अगर पास्ट की होती मैं बनाता ही नहीं। जी सर। मुझे हिस्टोरिकल फिल्में बनाने का कोई शौक नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की और तुम्हारे फ्यूचर की फिल्म है। जी सर, थैंक यू सर। The gentleman in the end in the blue t-shirt. ये तुमको उलझाएंगे इस तरह की बातें करके। 120 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, 120 करोड़ लोगों को पिछले 70 साल से इन लोगों ने इतनी पीड़ा और इतनी ग्लानि दी है, आत्मग्लानि, कि भारत का जो भी आदमी अंग्रेजी नहीं बोलता या कॉलोनियल नहीं था, उसको लगता था जैसे मैं कमजोर हूं, मुझ में कोई कमी है। तुम तो बड़े आज खुश अच्छे माहौल में पैदा हुआ, मैं जो हमारी तो आधी जिंदगी अंग्रेजी से ही लड़ाई लड़ते लड़ते निकल गई। तो बिल्कुल इसमें नहीं फंसना, नए भारत के नए स्वावलंबी व्यक्ति बनो। कोई ऐसा बोल रहा है और 70 साल से तुमने हमें गालियां दी हैं, अब थोड़ी तुम भी खा लो। The gentleman in the blue shirt. Hello. Let us follow some order, na? Hello. My question is, मूवी में एक डायलॉग था कि गवर्नमेंट भले ही उनकी हो पर सिस्टम हमारा है। So what does that mean? मतलब सिस्टम उनका है, हम वो कैसे पहचानेंगे कि मतलब हम उस सिस्टम से इन्फ्लुएंस हो? इनका डायलॉग है, ये बताएंगे। देखिए क्या है कि एक धारणा सी बना दी है कम्युनिस्ट लोगों ने, इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है और सबको ये लगता है कि गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिशमेंट होती है। ये झूठ है, हो ही नहीं सकती गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट वो होता है जो किसी गेम के रूल सेट करता है। आज बॉलीवुड में गेम के रूल्स कौन सेट करता है? 2-4 लोग हैं प्रोडक्शन बड़े, वही सेट करते हैं। मीडिया में कौन सेट करता है? 2-4 बड़े स्टूडियोज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज, वो मीडिया हाउसेज, वो करते हैं। वो है एस्टेब्लिशमेंट, वो चलाते हैं चीजों को। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, सरकारों के आने जाने से नैरेटिव तो बदलता ही नहीं है। तो इसलिए वो डायलॉग इसीलिए है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट तो वही रहता है, उस एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ो। अच्छा सरकार चली, अच्छा कोई सी भी आ गई नई सरकार, 2000 में 14 आई, बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट बदला क्या? बदला क्या? वही 3-4 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे, वही चलाते थे, आज भी वही चला रहे हैं। वही जो 3-4 स्टार सुपरस्टार पहले थे वही आज भी हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट कहां टूटा? एस्टेब्लिशमेंट टूटा 11 मार्च 2021 को, जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। तो जब आप एस्टेब्लिशमेंट तोड़ना चाहते हैं तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट है क्या, उसको आइडेंटिफाई करना। इसीलिए वो कहती है कि गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारा है। तो अगर आपको कश्मीर जीतना है, कश्मीर पे वापस आपको सरस्वती और शिव की स्थापना करनी है, तो आपको इस एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ना पड़ेगा, जो रोल पल्लवी जी ने किया है। सर एक क्वेश्चन है, हेलो सर, एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे पहले कहा था
कि ये कहानी 90 की है और 90 के बाद जिनका जन्म हुआ है, हम सब यंगस्टर जिनको कश्मीर फाइल क्या है, जैसे आपने आते ही कहा था कि वहां पे बर्फ गिरती है क्या, जैसे हम जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं, तो और एक ऐसी एक कहानी है मारिद जापी करके, यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये नाम सुना होगा। ये बंगाल में सुंदरबन में ये हुआ था, कि जो सेम कश्मीर में हुआ था वही सेम मारिद जापी हत्याकांड जो है, तो उसको हाईलाइट करने का आपका कुछ विचार? आपने पहले भी स्पष्ट किया है कि स्पिरिचुअल चीजों को आपको फिल्म के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, मगर क्या मारिद जापी जैसी और भी भारत में ऐसी कहानियां हैं जिनको टच करना जरूरी है, जिन पर लाइट ऑन होना जरूरी है? We got your question. Thank you. Vivek ji, would you like to answer? नहीं, अब ये दरवाजा आज खुला है। आज तुम अगर कोई कहानी इसमें बनाना चाहते हो तो मेरे को ऐसा लगता है इसमें तुम्हें बहुत कम स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर ये फिल्म अच्छा चलती है, देखो ये सारी भाषा बॉक्स ऑफिस की समझते हैं, तो अगर ये फिल्म अच्छी चलती है तो तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को जो कश्मीरी नहीं है उनको ये फिल्म दिखाओ। जब तक हर एक भारतीय इस फिल्म को ना देख ले चैन से बैठो नहीं, और उसके बाद तुम जिस दिन चाहोगे 50-100 विवेक अग्निहोत्री और खड़े हो जाएंगे। पर उसके लिए हर भारतीय को ये फिल्म दिखाना जरूरी है। We'll come to two ladies. हमने 3 पुरुषों ने प्रश्न पूछे. One in the second row. Yeah. You're audible, I guess. Good enough. Okay. So I have watched the movie 5 times. All 5 times I was crying, and we are taking all the rickshawalas and we are taking and booking the full halls for rickshawalas जो नहीं afford कर सकते, हम उसको sponsor कर रहे हैं. तो like they should know the. And sir, इस मूवी को जो जेंटलमैन यहाँ पता नहीं गायब हो गए और अपने नफरत के साथ, तो आई नो कि दिस इज द ट्रूथ एंड आई वांट टू आस्क यू, व्हाट कैन वी डू एज अ कॉमन इंडियन इसको ऑस्कर तक पहुंचाने के लिए? यस, ऑस्कर। मैं आपसे कहूंगा, एक तो सिर्फ हमारी एक कोशिश जारी रहनी चाहिए कि हम ये हर हिंदुस्तानी को दिखा सकें। अगर ये फिल्म थोड़ा बहुत पैसा कमाती है तो मेरा एक विजन है, मेरा एक विचार है, हम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक जेनोसाइड म्यूजियम की स्थापना करना, जिसमें सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि भारत में जिस भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ है उसके जेनोसाइड के लिए करना, तो वो हम करेंगे। पर ऑस्कर आप तक पहुंचाना चाहती हैं, ऑस्कर के लिए आशीर्वाद चाहिए आपको। जब भी कोई कश्मीरी पंडित मिले, कश्मीरी हिंदू मिले, उसको गले लगाइए 2 मिनट, बस उसको एक अच्छा सा हक दीजिए। उनको लगना चाहिए कि वो हमारा ही हिस्सा है, कटे फटे नहीं है। वो जो आशीर्वाद है उससे बड़े बड़े रास्ते खुल जाते हैं, हिमालय भी हिल जाता है। थैंक यू, थैंक यू। We'll go for the last question. Perhaps I think एक सवाल है। इस पूरे नहीं हम एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। पुरुषों को चांस मिला, हम लड़कियों को, महिलाओं को भी दे रहे हैं। I think she is the youngest one in the audience, so the last question to her. Hello, sir. I would like to thank you. मैडम, लास्ट क्वेश्चन आप मैडम से पूछिए। So, firstly, I would like to thank you for making such a brilliant film, and Pallavi ma'am, your performance is phenomenal. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज काफी सारे लोग ये फिल्म देख रहे हैं। एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं, आप हमें क्या एडवाइस देंगे? कि मैं आज देख रही हूँ मेरे साथ पढ़ने वाले काफी लोग एंटी नेशनलिस्ट जैसे कमेंट्स पास करते गए, काफी लोग ब्रेन वॉश हो रहे गए। सो एज अ यूथ, हाउ कैन आई ट्राई टू अर्ज पीपल not to fall prey to such propaganda that is being followed in various educational institutions? तो देखो, अब आज का जमाना क्या है, सारा हम जो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत क्या है उस एस्टेब्लिशमेंट की, कि उनने सोशल मीडिया को भर दिया अपने नैरेटिव से। हमारी फिल्म को 10 on 10 IMDb की रेटिंग मिल रही थी, उन्होंने वहां जाके उसको गिरवा दिया। विकिपीडिया में फिल्म जो है उसके बारे में लिखा था, अब जाके उन लोगों ने अटैक करके लिख दिया कि इस्लामोफोबिक है, जबकि जिसने देखी है वो जानता है नहीं है, जिसने नहीं देखी है वो ये बातें कर सकता है। तो आप कुछ मत करिए, हम दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, हम अपनी ग्रेटनेस की बात करेंगे। किसी और के भाई बहन माँ परिवार के साथ क्या चल रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम अपनी माँ, अपने भाई, अपने पिताजी, अपनी बहन, उनकी तारीफ दुनिया में करेंगे। तो हम आपको अपनी फिल्म की बात करिए, फिल्म का विश्लेषण करिए, उस पर टीका करिए, टिप्पणी करिए, पर सोशल मीडिया को भर दीजिए अपनी बात से। जब कोई एक लकीर है तो उसी के बराबर की लकीर नहीं, उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए, उसके सामने वो अपने आप छोटी हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बात,
हर राधिका मेनन से सतर्क रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विवेक जी, एट दिस पॉइंट आई रिमेम्बर, बिकॉज आपने भी कहा बुद्धा इन ट्रैफिक जैम के रिलीज के वक्त, दैट इज व्हेन वी फर्स्ट मेट, एंड उस समय मुझे याद है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज थी, जेएनयू में थी, और जिस तरीके से जेएनयू का आपका लास्ट मोमेंट स्क्रीनिंग हो रही और वो हॉल कैंसिल किया गया, फिर आपने एक ओपन फोरम में वो कार्यक्रम लिया गया था, और आज आप देख रहे हो यहाँ पे स्लोगन हियरिंग हो रही है, इतने सारे यूथ आए, दैट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी आई गेस। एंड नॉट जस्ट दिस, जब इन्होंने कहा कि फिल्म जब फ्राइडे में रिलीज हुई थी तो शायद 200-300 स्क्रीन थे, एंड आई थिंक नाउ इट्स 1200, 1500 और 5000 स्क्रीन हो गए। और हमने वैसे टैक्स फ्री मूवीज होते ये सुना था, लेकिन गवर्नमेंट हाफ डे देती है मूवी देखने के लिए, ये हमने पहली बार सुना है। मैं आप लोग से एक अपील करना चाहता हूं, जिस भी कश्मीरी पंडित से हम मिले उसने हमको एक बात बोली कि हमारे दो ही भगवान हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और बाल ठाकरे साहब। जब कश्मीरियों को, जब कश्मीरी हिंदुओं को कहीं पे भी जगह नहीं मिली, बाला साहब ने बिना कुछ पूछे तुरंत आधी रात को उनने उनके लिए सारे टेक्निकल कॉलेजेस में कोटा फिक्स करवाया। यही कारण है कि आज सारे वो हमारे कश्मीरी भाई बहन वो सब बहुत क्वालिफाइड है। उस जमीन पे, उस स्टेट में अगर फिल्म टैक्स फ्री नहीं हो तो बाला साहब की ये एक तरह से देखा जाए तो उनकी गरिमा को आहत पहुंचाने का काम। सारे कश्मीरी हिंदुओं ने मुझसे अपील की है, तो मैं उनकी अपील आप तक पहुंचा दे रहा हूं। आपके भाई बहनों ने अपील की, आगे आपको क्या करना आप देखिए। मैं चाहता हूं आप सब लोग बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ महाराष्ट्र सरकार से अपील करें, श्री उद्धव ठाकरे जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करें, सोशल मीडिया में चाहे तो चिट्ठी लिखें, चाहे तो उनके पास रिप्रेजेंटेशन करें, उनसे कहिए बाला साहब की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी अगर आप इसको टैक्स फ्री करेंगे, और आपको भी कश्मीरी हिंदुओं नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदुओं का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा आप उनसे करें।